ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। अविश्वसनीय साबित होते ट्रंप। आप देखते हैं कि आजकल जिस तरह के ट्रंप फैसले ले रहे हैं ना, उसको लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और आप सोचिए कि इनकी दम पर अब कौन लड़ेगा युद्ध। आप सोचें कि अफगानिस्तान को इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। आप लोगों ने देखा है कि यूक्रेन को बीच में ही छोड़ दिया और कहीं के नहीं रहते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग भी अपनी दम पर चला करिएगा। कब कौन किसी की दम पर चल रहा है फिर पीछे हट जाए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़बोलापन किसी से छिपा नहीं है। वह किसी भी मामले में कुछ भी अप्रत्याशित कह देते हैं। वह असत्य और असत्य भी जोरदारी से कहते हैं। ट्रंप अपने इस कार्यकाल में वे सारे काम करने को उतावले हैं जो पिछली पारी में नहीं कर पाए थे, लेकिन वह अपने कथनों और फैसलों को लेकर अस्थिर और अविश्वसनीय भी दिख रहे हैं। वह उन सभी देशों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर रहे हैं जो अमेरिका पर अधिक आयात शुल्क लगाते हैं, और इसकी शुरुआत इन्होंने मैक्सिको, कनाडा और चीन से की, लेकिन फिर उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाना एक माह के लिए टाल दिया। यह साफ है कि वह व्यापार घाटे को खत्म करने की जल्दी में है। उनकी ओर से छेड़े गए टैरिफ वार का शायद चीन पर सबसे अधिक असर पड़ेगा, और उसने पलटवार करते हुए अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाते हुए कहा कि वह उसके साथ हर तरह की जंग लड़ने को तैयार है। यदि ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के जवाब में चीन की तरह अन्य देशों ने भी टैरिफ बढ़ाया तो अमेरिका को इन देशों से आने वाली वस्तुएं महंगी मिलेंगी या फिर उन अन्य किसी देश से खरीदने पड़ेंगी। इससे बेपरवाह ट्रंप यह जताना चाहते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने में वह सक्षम है, और उनके अड़ियल रवैये से यही लग रहा है कि विश्व भर में स्टॉक मार्केट में उथल पुथल का जो दौर शुरू हुआ वह आगे भी जारी रहेगा। समझौता नहीं होता है, उससे पहले ही वो ऐलान कर देते हैं। अभी हाल ही में आप देखिए, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन उससे पहले ही वो कह रहे हैं कि भारत ने हामी भर दी, हमारे सामानों पर कम टैक्स लगाएगा। ट्रंप ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में भारत का नाम ना जाने कितनी बार ले चुके हैं, और भारत को तो टैरिफ किंग भी कह चुके हैं। गत दिवस उन्होंने फिर भारत को बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश बताते हुए यह दावा किया कि भारत टैरिफ में उल्लेखनीय कमी करने को तैयार हो गया, जबकि भारत की ओर से ऐसी कोई घोषणा ही नहीं की गई है। वैसे भी अभी टैरिफ के मुद्दे पर दोनों देशों में वार्ता जारी है। इससे पहले ट्रंप ने घोषणा की थी कि वह 2 अप्रैल से भारत पर पारस्परिक टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जितना भारत लगाता है उतना लगाएंगे। जबकि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में यह तय हुआ था कि दोनों देश शीघ्र ही व्यापार समझौते करेंगे। ट्रंप मूलतः एक व्यवसायी हैं। वह भारत सहित अन्य देशों के रिश्तों को केवल आर्थिक चश्मे से देख रहे हैं। फिलहाल भारतीय उद्योगपति मान रहे हैं कि अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाने से भारतीय निर्यात पर अधिक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रंप के मनमाने रवैये को देखते हुए यह कहना कठिन है कि ऐसा ही होगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले साल दोनों देशों का व्यापार $130 अरब था, और दोनों देश 2030 तक इसे $500 अरब तक ले जाना चाहते हैं। दोनों देशों के कारोबारियों ने एक दूसरे के यहाँ भारी निवेश कर रखा है, और इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय नौकरियों के लिए अमेरिका जाते हैं, पर अनेक ऐसे भी हैं जो वहां अवैध तरीके से जाते हैं। ट्रंप अपने यहां अवैध रूप से पहुंचे भारतीयों को निकालने में लगे हुए हैं। वैसे तो ऐसे भारतीय पहले भी वहां से निकाले गए, पर इस बार ट्रंप उन्हें बहुत अपमानजनक तरीके से निकाल रहे हैं। वे उन्हें हथकड़ी बेड़ी लगाकर भेज रहे हैं। माना जाता है कि ऐसा करके वह भारत को यह राजनीतिक संदेश दे रहे हैं कि उसे आर्थिक व्यापारिक मामले में उनके समक्ष झुकना ही पड़ेगा, और देखना है कि भारत उनका सामना किस तरह करता है। और आप देखें, हमारे प्रधानमंत्री साहब जब अमेरिकी दौरे पर जा रहे थे ना, उससे पहले अमेरिकी सामानों पर टैरिफ भी कम किया था हम लोगों ने। और ट्रंप यूक्रेन और रूस की लड़ाई अपनी शर्तों पर खत्म करने में जुट गए हैं। इससे यूक्रेन असहाय दिख रहा है। यह पहली बार नहीं जब अमेरिका ने किसी देश को पहले सहयोग देकर बाद में अधर में छोड़ा हो। ट्रंप और उनके साथियों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का जिस तरह व्हाइट हाउस में अपमान किया वह अप्रत्याशित है। ऐसा व्यवहार अमेरिका जैसे देश को शोभा नहीं देता। इस व्यवहार से यही धारणा बनती है कि ट्रंप अक्खड़ और उन पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। ट्रंप और पुतिन के संबंध पहले से ही प्रगाढ़ रहे हैं। यह साफ है कि वह अमेरिका और रूस की तनातनी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस पैर में यूक्रेन का संकट और यूरोप की चिंता तो बढ़ ही रही है। भरोसेमंद देश के रूप में अमेरिका की छवि भी नष्ट हो रही है, और ट्रंप कितने अस्थिर हैं इसका पता इससे चलता है कि वह रूस पर भी नए प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं।
ट्रंप ने बीते 40 दिनों में धड़ाधड़ प्रशासनिक आदेश के जरिए जो तमाम फैसले लिए उनसे अनेक का विरोध हो रहा है। कुछ पर तो अदालतों में ने रोक भी लगा दी। अमेरिका न्यायपालिका स्वतंत्र और सशक्त है। जलवायु परिवर्तन की बात कर लीजिए, WHO की बात कर लीजिए, या लोगों की छटनी की बात कर लीजिए, बहुत सारे फैसले रहे। उनके समक्ष ट्रंप मनमानी नहीं कर सकते। हैरानी नहीं है कि उनके कई फैसले अधर में पड़ जाएं। तथ्य यह भी है कि उनके कुछ फैसलों का जब तक संसद से अनुमोदन नहीं होता तब तक उन पर अमल संभव नहीं है। ट्रंप ने खर्च घटाने के लिए जिस सरकारी दक्षता विभाग की कारोबारी एलन मस्क को सौंपी, उसकी अनुशंसा से वह अमेरिकी एजेंसी USAID के जरिए विश्व के अनेक देशों को दी जाने वाली सहायता पर भी रोक लगा रहे हैं। और उन्होंने कई देशों को विभिन्न मदों में दी जा रही अमेरिकी सहायता को लेकर अपने ही लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया दिया था। और पता नहीं उनके दावों में कितना सच है, लेकिन कई मामलों से यह प्रश्न उठता है कि USAID विभिन्न देशों को सहायता दे रहा था या फिर वहां अनुचित दखल दे रहा था। ट्रंप ने सामाजिक सुरक्षा के नाम पर दी जा रही सहायता पर जो गंभीर सवाल उठाए वे भी अमेरिकी शासन तंत्र में भ्रष्टाचार की ओर संकेत करते हैं। अच्छा होगा कि भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका अपने गिरेबान में भी झांके। ट्रंप की अनाप शनाप घोषणाओं से यह साफ है कि उनके साथियों ने उन्हें सही साबित करने में जो मुश्किल पेश आएगी, ये अमेरिका की विश्वसनीयता को चोट भी पहुंचेगी। यह ठीक नहीं है कि सबसे पुराने और शक्तिशाली लोकतंत्र का शासन अध्यक्ष वैश्विक मामलों में गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय दे। किसी को ट्रंप को बताना चाहिए कि उनका रवैया अमेरिका को अविश्वसनीय बना रहा है। ये आप देखिए आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है, ये संजय गुप्त के द्वारा लिखा गया है। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, ये चीन है, ये यूक्रेन है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ आप जाएंगे तो ये आपको अमेरिका देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन निष्क्रिय रहने का सुख। इंटरनेट मीडिया में आप निष्क्रिय हैं तो कभी भी ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि आप इधर के हैं या उधर के। चलिए ये सब चलता रहता है। भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता गीगावाट में है। ये 2014 में आप देखिए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़े हैं। 2014 में कितना था, 2.82 गीगावाट। 2016 में 9.01 गीगावाट हुआ। 2019 में 28, 2022 में 54 और 2024 में आप देखिए 81.81 गीगावाट और 2025 में 100.33 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हो, ये आप देखिए ऊर्जा सहभाव। क्या सहभाव, साथ रहने का भाव सहभाव कहलाता है। सृष्टि में व्याप्त होने से यही ब्रह्मांड के संचलन का आधार भी है। धरती प्राकृतिक तत्वों का सहभाव होने से ही जीवनदायिनी है। और आप देखते हैं कि यहाँ जीव अकेला आता है और चला जाता है, किंतु जन्म मृत्यु के बीच सहभाव संबंधी उसमें रस घोल कर जीवन को मंगलमय कर देता है। परिवार, समाज एवं राष्ट्र निर्माण का आधार होने से व्यष्टि से समष्टि की यात्रा इसी का परिणाम है। क्या है, परिणाम है। ये आप देखिए प्रेम, सुख, सद्भाव जैसे भाव आप देखेंगे कि भाव इसकी संजीवनी शक्ति है तथा सहिष्णुता, उदारता आदि इसके स्थायित्व के आधार हैं। मानवीय संबंधों की दशा और दिशा का निर्धारक होने से यहाँ राष्ट्रीय एकता का अमोघ मंत्र तथा सामाजिक आर्थिक विकास की आधारशिला है। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखिए वैश्विक सहभाव में आप देखिए कमी विनाश को आमंत्रण दे सकती है। पारिवारिक संबंधों में बिखराव सहभाव में कमी का परिणाम है। क्या है, परिणाम है। और जैसे अस्थि, मज्जा आदि सप्त धातुओं के सहभाव से शरीर प्राणवंत हो जाता है, वैसे ही सभी अंगों के सहभाव से सामाजिक जीवन जीवंत हो उठता है। इसलिए भारतीय संस्कृति के सभी धर्म ग्रंथों में सहभाव को प्रगाढ़ बनाने का उद्घोष किया गया है। ऋग्वेद के साथ चलने, बोलने और सबके मन को समझने तथा कठोपनिषद में सबको साथ साथ भोग, बल, पराक्रम और रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। वसुदेव कुटुंबकम का उद्घोष सहभाव की पराकाष्ठा तथा मानवता की विजय का महामंत्र है। विशुद्ध पर्यावरण के लिए आज न केवल मानवीय अपितु प्राकृतिक एवं भौतिक शक्तियों में सहभाव की भी जरूरत है, अन्यथा शक्तियों का बिखराव ऊर्जा के दुरुपयोग के साथ सामाजिक क्षरण का कारण बनता है। मानवता की विजय हेतु, सह संबंधी की प्रगाढ़ता हेतु जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों को साकार करने की जरूरत है। शक्ति के विद्युतीकरण जो व्यस्त विकल्प बिखरे हैं हो निरूपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए।
अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये आप देखेंगे राहुल गांधी की खरी खरी राजनीति की बात हो रही है, कांग्रेस के लीडर हैं। महिला सशक्तिकरण, आपने देखा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना, तो उसी उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जितना तत्परता और गंभीरता से कदम बढ़ेंगे, उसका व्यापक प्रभाव हर स्तर पर स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा। इस पृथक मध्य हिमालयी प्रदेश के गठन में मातृशक्ति के संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई निर्णय लिए गए। सरकारी भर्तियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था, महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज ऋण और लखपति दीदी जैसी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास हैं। जिन 4 प्रमुख आदर्श स्तंभों गरीब, अन्नदाता, युवा एवं नारी के इर्द गिर्द प्रदेश के वार्षिक बजट का खाका तैयार किया गया, उनमें महिलाओं को महत्व मिला है। जेंडर बजट में भी प्रतिवर्ष वृद्धि अच्छा संकेत है। यहाँ यह ध्यान रखना समीचीन होगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और उनमें आगे बढ़ने की ललक बढ़ी है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम छात्राएं प्रतिवर्ष अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर प्रतिस्पर्धा में आगे निकल रही हैं। विभिन्न चुनाव में मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी उत्साहजनक है। यद्यपि इस सब के बाद भी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर मिले हैं। इसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर धामी सरकार ने महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाने का पुनः संकल्प व्यक्त कर नई आस बधाई है। ये आप देखिए उत्तराखंड है। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। खतरे में दुनिया में फसलों की विविधता। दुनिया में तापमान बढ़ता रहा तो फसलों की विविधता खतरे में पड़ जाएगी। एक अध्ययन में चेतावनी दी गई कि यदि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो फसल विविधता खो सकती है और जिससे विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि उच्च तापमान के कारण वैश्विक खाद्य उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा खतरे में पड़ सकता है। फिनलैंड के आल्टो विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने नेचर फूड में प्रकाशित शोध में बताया कि तापमान, वर्षा के पैटर्न और समग्र शुष्कता में परिवर्तन दुनिया भर में 30 प्रमुख खाद्य फसलों के विकास को प्रभावित करेंगे। निम्न अक्षांश क्षेत्र, भूमध्य रेखा के नजदीक क्षेत्र, खासकर उष्णकटिबंधीय देशों के बड़े हिस्से सबसे अधिक नुकसान उठाने वाले हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, इन क्षेत्रों में कृषि के लिए बहुत अधिक भूमि अनुपयुक्त होती जाएगी। फसलों की विविधता में भी भारी गिरावट आएगी। विविधता के नुकसान का मतलब है कि कुछ क्षेत्रों में खेती के लिए उपलब्ध खाद्य फसलों के दायरे में काफी कमी आ सकती है। इससे खाद्य सुरक्षा कम होगी और पर्याप्त कैलोरी और प्रोटीन प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाएगा। और इन बदलती परिस्थितियों से दुनिया के मौजूदा खाद्य फसल उत्पादन का आधा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। चावल, मक्का, गेहूं, आलू और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों को उपयुक्त कृषि भूमि में भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है और इससे उन लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं जो दैनिक पोषण के लिए इन फसलों पर निर्भर हैं। अफ्रीका के सहारे रेगिस्तान के दक्षिण में स्थित देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे। यदि ग्लोबल वार्मिंग 3 डिग्री की सेल्सियस से अधिक हो जाती है तो इन देशों में वर्तमान उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा। वैश्विक तापमान वृद्धि का असर सब जगह एक जैसा नहीं होगा। नया अध्ययन निम्न अक्षांश और मध्य से उच्च अक्षांश क्षेत्र, भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच में गर्म और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र के बीच एक स्पष्ट और अंतर को दर्शाता है। भूमध्य रेखा के नजदीकी देशों को जहां फसल की भारी क्षति और विविधता में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, वहीं ठंडी जलवायु वाले देश अपने समग्र उत्पादन स्तर को बनाए रख सकते हैं। मध्य और उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र गर्म होती दुनिया में फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला की खेती करने में सक्षम हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग नई कीट पैदा कर सकती है, चरम मौसम की घटनाएं ला सकती हैं। अगर हम भविष्य में अपनी खाद्य प्रणाली को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें जलवायु परिवर्तन को कम करना पड़ेगा, इसके प्रभावों के अनुकूल होना पड़ेगा। लेखक विज्ञान के जानकार हैं, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हुआ अगर तो देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये सब आप देख लीजिए। लेखकों से समय का छूटता सिरा। देश की राजधानी नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव समझे जाने वाले इस आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 700 लेखक इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए साहित्य को संवारने के संबंध में कई बातें कही। साथ ही उन्होंने
साहित्यकारों से यह भी अपेक्षा जताई कि देश में हो रहे परिवर्तनों को समझते हुए उस अनुरूप साहित्य सृजन किया जाना चाहिए। चलिए, आज संडे है तो आप देखते हैं काम की बातें कम ही रहती हैं। आज के आर्टिकल, ये किताबें हैं तो देखना हो तो देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।